हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास रहने वाली है अपनी एचटेट CDP TGT लेवल 2 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन रहेंगे। आज CDP के हम 30 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जरा सी भी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? निर्देशन मतलब किसी चीज़ को क्या करना, डायरेक्शन, गाइडलाइन देना, यानी गाइडेंस इसको कह सकते हैं। निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सहायता करता है निर्देशन। और निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है, बिल्कुल व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है, अपने जो है आत्म दिशा में बढ़ावा देता है। निर्देशन केवल अन्य के, जो ये केवल वाले होते हैं जो गलत होते हैं, तो केवल वाले यहाँ पर हमारे गलत होते हैं। तो निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना, ये वाला हमारा बिल्कुल गलत है। बाकी सारे ठीक है, ये भी देख लेते हैं। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, तो क्या कहलाता है? चिंतन में एक जो थिंकिंग होती है उसमें जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और जिसकी संवेदना की व्याख्या की जाती है, यानी सेंसेशन जिसको बोल सकते हो आप, तो उसकी व्याख्या की जाती, तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है अवधारणात्मक चिंतन। कैसा चिंतन कहलाता है? अवधारणात्मक चिंतन कहलाता है। अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या अवधारणात्मक चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो भावनाओं की विशेषता के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। संवेदन भावनाओं के आधार होता है। ये जो ये संवेग होते हैं, संवेग जो होते हैं, ये भावनाओं के आधार होते हैं, बिल्कुल। भावनाएं जन्मजात होती हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वो जन्मजात होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी फीलिंग्स हैं वो जन्मजात नहीं होती, भावनाएं जन्मजात नहीं होती है। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति में भी बदलाव कर देती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती हैं क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती है। बेशक से जानवरों में भावनाएं वो है, बौद्धिक समझ नहीं होती है, लेकिन उनमें भावनाएं होती हैं, ठीक है। यानी अगर उनको मारोगे तो उनको भी दर्द होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? व्यवहार, बिहेवियर जो है उसकी स्टडी करने के लिए सबसे पुरानी ओल्डेस्ट जो है टेक्निक क्या है? तो यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि है, मनोभौतिकी विधि है, या फिर निदानिक विधि है, या फिर आत्मनिरीक्षण विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा आत्मनिरीक्षण विधि जो है ये सबसे पुरानी विधि है। प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल हम प्रयोग के द्वारा सीखते हैं। निदानात्मक किसी चीज़ का सॉल्यूशन करना, और मनोभौतिक विधि ये बिल्कुल ठीक है, और सबसे पुरानी है आत्मनिरीक्षण विधि, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, धमकी देना, उपहास करना, सताना, या फिर शरीर रचना में एस्थेनिक। तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का रहेगा शरीर रचना में एस्थेनिक जो है ये हमारा आपराधिक बालक की विशेषता नहीं होती। बाकी विद्यालय की संपत्ति को नष्ट करना भी आएगा, धमकी देना भी, और उपहास करना भी इसमें शामिल होगा, सताना भी इसमें आएगा। शरीर रचना में इसमें शरीर की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम्य सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम्य हेतु सही तार्किक क्रम है? तो ये जो बंडूरा की थ्योरी है उसमें कौन सा इनमें से क्रम के अकॉर्डिंग है? तो सीक्वेंस में बताना है। अधिगम्य सिद्धांत जो दिया है बंडूरा के द्वारा जो दिया गया है उसमें अवलोकनात्मक अधिगम्य जो है वह कौन सा इनमें से सही रहेगा? यहाँ पर हमारा जो सही रहेगा वो रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। यानी इंग्लिश में भी मैं इनको बता देती हूँ ताकि इंग्लिश वाला ऑप्शन दिखे, तो हिंदी में याद ना रहे तो इंग्लिश में याद रहे। तो रहेगा अटेंशनल, रिटेंशनल, और रहेगा अभिप्रेरणा को बोलते हैं
प्रोडक्शन के बाद लास्ट है अभिप्रेरणात्मक, मोटिवेशनल। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिए इंग्लिश में, अवधारणात्मक, अटेंशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन और मोटिवेशनल, ये आएगी इसकी स्टेप, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशनल। यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? इनमें से किसने कहा कि जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो जन्मजात है और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो इनमें से किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा सी, वैलेंटीन ने। किसने? वैलेंटीन ने ये कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात, कुछ जन्मजात, जन्म से ही, कुछ अर्जित कर लिया जाता है। ये है हमारा वैलेंटीन के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? इनमें से असत्य कथन कौन सा है? विकास के, डेवलपमेंट जो होती है उसके संदर्भ में। तो विकास में परिवर्तन निहित होता है, विकास में परिवर्तन बिल्कुल निहित होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे विकास होता है हमारा। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। अपूर्वानुमेय पहले से अनुमान लगाना, ये विकासात्मक पैटर्न नहीं होते हैं। ठीक है, आरंभिक विकास पाश्चात्यवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं। आरंभिक विकास जो है वह जो बाद में होने वाले विकास हैं उससे ज़्यादा संकटपूर्ण होते, बिल्कुल ठीक बात है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम्य का उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो आंसर रहेगा डी, किशोरावस्था में शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर रहेगा? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, बिल्कुल ठीक है ये। चेतना, ये भी ठीक है। संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, संपूर्ण रूप से तो कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा आएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? तो ये विषय वस्तु संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, ये जो मनोवैज्ञानिक है संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको देखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? तो किससे संबोधित किया है? जो लड़की है, लड़की का पिता से जो प्रेम भाव होता है वह फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? ये बहुत बार पेपर में आपको दिखेगा, पहले भी आ चुका है। तो इनमें से क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा बी, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है, वह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? कभी कभी जो प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके जो बच्चे हैं अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के जन्म लेते हैं, और जबकि इससे उलट अगर कोई मंदबुद्धि माता पिता है उसके बच्चे इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का रहेगा प्रत्यागमन का नियम। तो पहला ही हमारा आंसर रहेगा प्रत्यागमन का नियम, यह होता है। कौन सा नियम होता है? प्रत्यागमन का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? तो इनमें से कौन सी अंतर्मुखी, इंटरनल और एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है? यथार्थवादी और व्यवहारवादी
व्यवहारिक या फिर अपनी बौद्धिक खोज में लीन होना, तो आंसर रहेगा अपनिक बौद्धिक खोज में। आंतरिक अंतर्मुखी सोच जो होती है वो अपनी ही बुद्धि की खोज में लीन रहता है, तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक जेम्स लॉरेंज संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? तो यहाँ पर सही श्रृंखला क्या है हमारी? ये है परिस्थिति शारीरिक अशांत मानसिक स्थिति या फिर परिस्थिति मानसिक स्थिति शारीरिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा हमारा परिस्थिति शारीरिक अशांति और मानसिक स्थिति। परिस्थिति मीन्स होता है सिचुएशन, सिचुएशन के बाद शारीरिक अशांति होता है बॉडीली डिस्टर्बेंस, और ये मानसिक स्थिति होती है मेंटली जो है मेंटल स्टेटस, ठीक है, मेंटल स्टेट। तो ये होता है हमारा सही श्रृंखला यानी सही क्रम से संवेग सिद्धांत का। संवेग मतलब यहाँ पर हमारा क्या है? थ्योरी ऑफ इमोशंस। संवेग मतलब थ्योरी ऑफ इमोशन, याद रखना संवेग को थ्योरी ऑफ इमोशन बोलते हैं, जिसमें पहला रहेगा सिचुएशन, फिर आएगा बॉडीली डिस्टर्बेंस, फिर आएगा मेंटल स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो आकस्मिकता, ये ठीक है। नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, बिल्कुल ठीक है। अनुक्रिया का सहजता से होना, बिल्कुल ठीक है। आदत जो बल है, ये हमारा अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। अंतर्दृष्टि की विशेषता आदत बल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीकी में प्रतिपादित नहीं की है? तो कौन सी नहीं की है? यहाँ पर सृजनात्मकता की जो अवस्था है गॉर्डन की ने अपनी कौन सी तकनीकी साइनेटिक तकनीकी में प्रतिपादित नहीं की है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा हमारा बी, समान वस्तु की खोज। समान वस्तु की खोज इसने शामिल नहीं की है, बाकी संलग्नता या अंतर्भाविता, और नेक्स्ट है स्थगन, नेक्स्ट है संकल्पना निर्माण, ये सारे इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? विशेषता जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें से यहाँ कौन सी ठीक नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा तेजी से और आसानी से सीखते हैं ऐसे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते, बिल्कुल ठीक है। बहुत प्रकार की जानकारियाँ रखते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, सभी बच्चे जागरूक नहीं होते हैं, बहुत सारी जानकारी रखते, बिल्कुल ठीक है। जो कुछ उन्होंने सुना और पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। बहुत अभ्यास की आवश्यकता प्रतिभाशाली बच्चों को नहीं होती है। यहाँ पर हमारा ये रहेगा डी। वयसंधि अवस्था की आयु विस्तार क्या होता है? वयसंधि अवस्था की आयु विस्तार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा हमारा 11 से 16 वर्ष। 11 से 16 वर्ष यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 से 16 इसका आंसर रहेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी स्टेज। ये भी याद रखना। वयसंधि क्या है? प्यूबर्टी स्टेज। ये होती है हमारी 11 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार यहाँ पर नहीं है। ये है 19th का आंसर रहेगा हमारा क्या? आर्मी अल्फा परीक्षण, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण रचना परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण। तो ये हमारा ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण इसमें
नहीं आएगा। बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का यहाँ प्रकार नहीं है। बाकी सारे हैं, ये भी याद कर लीजिए, सारे के सारे बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार यहाँ पर ये सारे हैं, ये नहीं है। आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? अमूर्त मतलब जो कुछ उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी बहुत गहनता से सोचता है बच्चा। तो जीन पियाजे के अनुसार ऐसा कौन सा आएगा हमारे पास आंसर? 11 से 14 वर्ष का बच्चा ऐसा होता है जो उसके सामने नहीं होता वो उसके बारे में भी सोचता है। तो अमूर्त तर्क आएगा यहाँ पर 11 से 14 वर्ष। बाकी हमारे पियाजे की थ्योरी हो चुकी है और जो कि आप देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करा रखी है, वो भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे के जो थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यह है, किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो यह किसने कहा था? 21 का आंसर रहेगा हमारा ए। क्या रहेगा? ए आंसर इसका रहेगा, टर्मन ने। यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति जो है उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो ये टर्मन ने कहा था। बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं सांवेगिक विरेचन। क्या कहते हैं? सांवेगिक विरेचन। नेक्स्ट चलते हैं। सांवेगिक विरेचन याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे के भीतर छुपी सांवेगिक जो इमोशनल जो है घुटन और शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है सांवेगिक विरेचन। क्या होता है? सांवेगिक विरेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी उपयुक्त नहीं है? 23 का आंसर रहेगा हमारा ए। क्या रहेगा? कक्षा और विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। ये हमारी उपयुक्त नहीं है जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए। बाल विद्यार्थियों के प्रश्नों को उत्तर देना जिज्ञासा से संबंधित है। समस्या समाधान करना जिज्ञासा से संबंधित है। कक्षा में विचार विमर्श भी जिज्ञासा से संबंधित है। रोष स्याही धब्बा, ये बहुत बार पूछा जाता है, रोष से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसकी थ्योरी को अच्छे से कर लीजिएगा। रोष स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित होते हैं? तो कितने कार्ड निर्धारित होते हैं? 24 का आंसर रहेगा हमारा 10 कार्ड निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को हम शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में थॉर्नडाइक को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया? सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया? यह किया हमारा मोरेनो ने। किसने? मोरेनो ने सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किया। J.L. मोरेनो ने सोशियोमेट्रिक तकनीकी का आविष्कार किया। मैट्रिक मोरो ऐसे याद कर लीजिए आप। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो चौथी अवस्था कौन सी है? यहाँ पर आंसर रहेगा परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, ये एरिक्सन की ये जो थ्योरीज है ना, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। रोज की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी, वाइगोस की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। बाकी अपने चैनल पर भी हम करेंगे इन थ्योरीज़ को। पियाजे की थ्योरी हम कर चुके हैं। जो है यहाँ पर परिश्रम प्रिय बनाम हीनता, ये आएगा इसमें, परिश्रम प्रिय बनाम हीनता। ठीक है, ये हमारी मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था में आती है। नेक्स्ट, रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? तो रोज के अनुसार विकास की कौन सी जो अवस्था है, मिथ्या परिपक्वता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आएगा 20
हमारा 28 का आंसर है बी, बाल्यावस्था जो है रोज के अनुसार बाल्यावस्था विकास की अवस्था जो है मिथ्या परिपक्वता अवस्था इसको कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो इसका आंसर रहेगा तादात्म्यकरण। क्या रहेगा? तादात्म्यकरण इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार ऊर्जा की कमी होना, तुतलाना। जो बच्चा है, बच्चा क्या करता है? अपना भाषण विकार मतलब भाषण, उसके बोलने में जो विकार उत्पन्न होता है, नहीं तुतलाता है, हकलाता है, अस्पष्ट उच्चारण होता है, लेकिन ऊर्जा की उसमें कमी का कोई इसमें रोल नहीं है, तो ये नहीं बताना है, इसीलिए ये वाला आंसर रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।